मूवी स्टार्ट होती है तो हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वकील है। ये अपना काम काफी अच्छे से करती है। इस वक्त भी ये एक केस के बारे में बात कर रही है। केस पर बात कर लेने के बाद ये सब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जेनिफर वहीं रुक कर कैमरे की तरफ देखकर लोगों को बताती है कि मैं शी हल्क हूँ। अब वो शी हल्क कैसे बनी ये कहानी सुनाने के लिए वो लोगों को पास में ले जाती है, जहाँ वो अपने कजन ब्रूस यानी हल्क के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। गाड़ी में ब्रूस उसे बताता है कि जंग में मेरा जो हल्क जख्मी हुआ था वो अब ठीक होने लगा है। साथ ही साथ मैंने अपने लैब में इनर शील्ड भी बनाई है जो मुझे मेरे इंसानी रूप में रखती है और हल्क बनने नहीं देती। वो बड़े आराम से बातें करते जा ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है, जिसे देखकर जेनिफर काफी घबरा जाती है। उसका ड्राइविंग पर कंट्रोल नहीं रहता और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रूस का काफी खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और ब्रूस की मदद करने के बावजूद भी वो उसे हाथ लगा लेती है, जिस वजह से ब्रूस का खून जेनिफर पर गिर जाता है और वो बन जाती है शी हल्क। अब शी हल्क बनकर गुस्से में आकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है और एकदम बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर वापस ही जब उसे होश आती है तो वो जेनिफर बनी हुई थी और अब वो जंगल से निकलकर एक होटल में जाती है, जहाँ कुछ लड़कियों की मदद से वो दोबारा कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी कुछ लड़के उसे तंग करने लगती हैं। उन लड़कों की वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो वापसी शी हल्क बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, ब्रूस वहाँ पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस से जेनिफर बनी हुई थी। वो कपड़े बदलकर ब्रूस के पास उसके लैब में जाती है, जहाँ इस टाइम ब्रूस स्मार्ट हल्क की शक्ल में था। वो जेनिफर को बताता है कि इस टाइम हम एक आइलैंड पर हैं और ये आइलैंड मुझे आयरन मैन ने गिफ्ट किया था, जहाँ काफी साल मैंने लोगों से छुपकर अपने हल्क वाले रूप को काबू करना सीखा। अभी मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी ट्रेनिंग पर है, तुम्हें सिखाने पर है। लेकिन जेनिफर को तो हर हाल में वापस पहले जैसा होना था, पर इस बारे में ब्रूस उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इतने सालों से इस हल्क वाले रूप को झेल रहा था। अब वो उसे हल्क को काबू करना सिखाना शुरू करता है और बताता है कि इसके लिए तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा, जो जेनिफर वकील होने की वजह से पहले से ये काफी अच्छे से कर पा रही थी। हल्क को पता चलता है कि जो चीज हल्क को काबू करने में 15 साल लग गए, वो चीज जेनिफर अभी अभी हल्क बनकर काफी आराम से कर सकती है। ये सब जानकर ब्रूस को काफी जलन होती है, लेकिन वो जेनिफर का हौसला बढ़ाने लगता है और कहता है कि हमें तुम्हारी ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हम देखते हैं कि जेनिफर जब हल्क बनती है और जब सोती है तो वापस सुबह उठने पर वो जेनिफर ही बनी होती है। सुबह हल्क उसे शोर करके उठा देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो हल्क बन जाती है और उसका बेड टूट जाता है। अब हल्क उसे समझाता है कि अब तुम्हें कैसे कपड़े और बेड की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बाद वो अब जेनिफर को ट्रेनिंग देता है और उसे लड़ने के तरीके सिखाता है। पर शी हल्क को तो वापस जेनिफर बनकर अपने घर जाने की पड़ी थी, ताकि वो दोबारा से पहले वाली आम और सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। लेकिन हल्क कहता है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाती कि तुम आम लोगों में आसानी से रह सकती हो। इस बात से जेनिफर काफी उदास थी, क्योंकि रातों रात उसकी जिंदगी बदल गई थी। तब उसका मूड ठीक करने के लिए हल्क उसे हल्क की ताकतों के फायदों के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि हल्क बहुत सारी शराब को एक टाइम में पी सकती है, जो एक आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। जिसके बाद वो दोनों बहुत सारी शराब पीती हैं। अब जेनिफर सब कुछ बड़े अच्छे और आसानी से कर रही थी। वो अब जब चाहे जेनिफर बन जाती थी और जब चाहे हल्क वाले रूप में आ जाती थी, और ये सब करने में हल्क को सदियां लग गईं। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हल्क की इतने सालों की मेहनत का जेनिफर को फायदा हो गया, क्योंकि अगर हल्क ना होता तो इसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। वो अब यहाँ पर रह रह कर तंग आ चुकी थी। उसे वापस उसके पहले वाली जिंदगी चाहिए थी। ब्रूस यहाँ उसे समझा ही रहा होता है कि उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हम हल्क और शी हल्क का एक बड़ा जबरदस्त रूप देख पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जिसमें आइलैंड तो तबाह होते ही है, साथ ही हल्क का बार भी टूट जाता है, जो उसे काफी प्यारा था। फिर जब शी हल्क का गुस्सा ठंडा होता है तो वो उसे उसके साथ बार्ड को ठीक करने के लिए कहता है और फिर बार्ड ठीक करने के बाद हल्क जेनिफर को वापस जाने की इजाजत दे देता है। ऐसा करते हुए वो काफी दुखी नजर आ रहा था, क्योंकि एक बार फिर वो अकेला पड़ने वाला था। अब सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। अब जेनिफर हम लोगों को ये कहानी सुनाकर कोर्ट जाती है अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर विलन लड़की आ जाती है। उसके पास सुपर पावर्स थी। वो यहाँ आते ही तबाही मचाना शुरू हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो शी हल्क बनती हुई उस विलन से लड़ती है और सबकी जान बचा लेती है, जिस चक्कर में सब लोगों को उसके हल्क वाले रूप के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी देर में काफी मशहूर हो जाती है। खबरों में भी उसी के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह शी हल्क बनकर उसने लोगों की जान बचाई। लेकिन जेनिफर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे कभी भी खबरों में आने और सुपर हीरो बनने का शौक नहीं था। उसे तो बस अपनी पुरानी नॉर्मल और सादा जिंदगी पसंद थी, क्योंकि उसका मानना था कि सुपर हीरोज की जिंदगी काफी मुश्किल होती है।
है। सुपर हीरोज बगैर पैसों के इतनी मेहनत करती हैं और लोगों की मदद करती हैं। वो अब एक पार्टी में जाती है जो उसके दोस्तों ने केस जीतने और उसकी शी-हल्क बनने की खुशी में रखी थी। सब लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, इसलिए तुम शी-हल्क से जेनिफर के रूप में आ जाओ। जेनिफर का ऐसा करते ही उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारी शराब पी रखी थी, जिसका अंदाजा उसे हल्क वाले रूप में नहीं हो रहा था। खैर, उसका बॉस उससे कहता है कि तुम केस तो जीत गई हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि तुम्हें जीत शी-हल्क बनने की वजह से मिली है, क्योंकि तुमने जिनों की जान बचाई उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया। इस वजह से इस केस को बंद कर दिया गया। ये बात तुम्हारी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, और अब तुम क्योंकि शी-हल्क को, इस वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर जेनिफर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो एक नई नौकरी ढूंढना शुरू करती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शी-हल्क को कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। अब जब वो मायूस होकर बैठी थी तो उसके पास उसके मॉम डैड का मैसेज आता है, जो उसे आज रात अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ वो अपने डैड के साथ बैठकर अपने मन का बोझ हल्का करती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो ये तक कहती है कि काश उस दिन मैंने ब्रूस को वही मरने के लिए छोड़ दिया होता, तब शायद सब कुछ ठीक होता और मुझे ये सब झेलना न पड़ता। लेकिन उसकी डैड उसे काफी हौसला देती हैं, और फिर एक नई उम्मीद के साथ जेनिफर मुश्किलात का सामना करने के लिए निकल जाती है। अब जेनिफर एक बार में होती है, तभी उसके पास उसी कंपनी का बॉस आता है जिसके खिलाफ जेनिफर केस लड़ रही थी। वो जेनिफर को नौकरी देने का कहकर फिर ऑफिस आने के लिए कहता है। जहाँ जाने पर जेनिफर को पता चलता है कि वो लोग एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, जहाँ उसे ऐसे इंसानों के लिए केस लड़ने होंगे जिनके पास सुपर पावर्स हैं, जिस वजह से उसे नौकरी पर हर टाइम हल्क बन के रहना होगा। ये सुनते ही जेनिफर कैमरे की तरफ बोलकर कहती है कि हमेशा मुझे वही काम क्यों करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती। खैर, यहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हारा पहला केस एबोमिनेशन के लिए होगा। एबोमिनेशन वैसे हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने तो हल्क की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन हल्क ने उसे हराकर जेल में बंद करवा दिया और अब उसकी सजा पूरी होने वाली है। जब वो जेल से निकलेगा तो लोग बहुत शोर मचाएंगे, इसलिए जेनिफर का बॉस उससे कहता है कि तुम उसके लिए केस लड़ो और उसे बेकसूर साबित करो। लेकिन जेनिफर ब्रूस की वजह से ऐसा करने से घबरा रही थी, तो उसका बॉस उसे एक बार सोचने और एबोमिनेशन से मिलने का कहता है। अब जब जेनिफर जेल में एबोमिनेशन से मिलने जाती है तो वो खुद को मासूम और बेकसूर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो जेनिफर को बताता है कि मैं भी एक आम इंसान था जो सुपर पावर से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से मैं विलेन बन गया और हल्क एक हीरो। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और वापस से सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जेनिफर अब सोचने का टाइम मांगकर वहाँ से निकल जाती है। घर जाकर वो हल्क को फोन करती है और उसे सारी बात बताकर इस केस पर काम करने की इजाजत मांगती है। वो हल्क ये केस लड़ने पर मान जाता है, क्योंकि अब हल्क को भी ऐसा लग रहा था कि एबोमिनेशन अब बदल चुका है। ये सुनकर जेनिफर को काफी अच्छा महसूस होता है। जेनिफर अब खुशी खुशी अपने बॉस को कॉल करके कहती है कि हाँ, मैं अब ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका बॉस जवाब में उसे पहले टीवी देखने के लिए कहता है। टीवी में वो देखती है कि एबोमिनेशन जेल से भाग गया है और वो अभी एक जगह में लड़ाई कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो बदला नहीं, बस वो जेनिफर के सामने ड्रामा कर रहा था। ये देखकर जेनिफर गुस्से में एबोमिनेशन से मिलने जाती है, जिसे वापस ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। वो उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरे सामने ड्रामा किया, मुझसे झूठ बोला। वो सुनते ही वो जेनिफर को बताता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि चीफ, जिसका नाम वोंग है, जो एक जादूगर है, उसके कहने पर किया। जेनिफर फौरन अपने दोस्त को वोंग के बारे में पता लगाने के लिए कह देती है, और उससे पता चलता है कि वो पहले एक लाइब्रेरी में काम करता था। वो फौरन वोंग से मिलने के लिए निकलती है, ताकि वो पता लगा सके कि उसने एबोमिनेशन को लड़ने के लिए क्यों कहा। इधर खबरों में जेनिफर के खिलाफ बातें होने लगती हैं कि वो गलत इंसान का केस लड़कर उसका साथ दे रही है, वही एबोमिनेशन जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इधर जेनिफर हल्क बनकर अपने केस में लग जाती है, और तभी उसके ऑफिस में आता है वोंग, जो कहता है कि एबोमिनेशन जो भी बोल रहा है वो सच है, क्योंकि असल में मैं एक जादूगर बन चुका हूँ। इसलिए अपनी ताकतों को समझने के लिए मैं एबोमिनेशन को वहाँ ले गया था, ताकि उसे लड़कर मैं अपनी ताकतों पर काबू पा सकूं। शी-हल्क वोंग को बताती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से एबोमिनेशन को अब जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम कोर्ट में ये कह दो कि एबोमिनेशन बेकसूर है और उसे लड़ाई के लिए ले जाने वाला मैं हूँ, तो शायद उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर वोंग मान जाता है। इधर एबोमिनेशन का केस भी शुरू हो जाता है, जहाँ सारे फैसले उसके हक में होते हैं, जो यह सबको बताता है कि अब मैं अपने एबोमिनेशन वाले रूप पर काबू पा सकता हूँ। यहाँ वो सबको एबोमिनेशन बनकर भी दिखाता है। हालांकि वो जेल में होता है, लेकिन फिर भी सब उससे डरने लगती हैं। ये देखते ही जज उसे जमानत तो दे देते हैं, लेकिन उसे दोबारा एबोमिनेशन वाले रूप में आने से मना करते हैं। केस जीतने के बाद जेनिफर जब वहाँ से निकलती है तो मीडिया वाले अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। कोई उसके बारे में अच्छा कह रहा था तो कोई बुरा, लेकिन जेनिफर उन पर ध्यान नहीं देती और वहाँ
वहाँ से भाग जाती है। इधर जेनिफर का एक पुराना दोस्त सुपर वुमन के ऑफिस में अपने दोस्त के खिलाफ एक केस लेकर आया था। उसका कहना था कि मेरी दोस्त एक एल्फ है, यानी वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं उसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। अब जेनिफर अपने कुलीग का भी एल्फ वाला केस जीतने में मदद करती है और थोड़ा हौसला आने के बाद आखिरकार वो टीवी पर आ जाती है और अपना शी एल्फ वाला रूप लोगों को दिखा देती है। रात को जेनिफर जब घर जा रही होती है, कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो शी एल्फ बनकर खुद को बचा लेती है। दरअसल वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर उसके खून का सैंपल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शी एल्फ बनने की वजह से वो इंजेक्शन टूट गया, जिससे वो बच गई। इसके बाद हम जेनिफर और उसकी कुलीग को देखते हैं, जो दोनों काफी खुश थी और डांस कर रही थी। वो अपनी जीत का काफी मजा ले रही थी। अब इस सीजन का पार्ट 4 शुरू होता है और हम एक जादूगर को देखते हैं जो अपने एक शो चला रहा था और छोटी छोटी जादू करके दिखा रहा था। और तभी वो जादूगर लोगों को अपना सबसे बड़ा जादू दिखाने वाला होता है, जिसके लिए वो लोगों में से ही एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसन होता है। उस लड़की ने काफी सारी शराब पी हुई थी, जिस वजह से वो काफी नशे में थी, लेकिन तभी वो जादूगर एक अंगूठी पहनकर एक पोर्टल यानी एक दूसरा रास्ता खोल देता है, जो रास्ता देखकर मेडिसन उधर चली जाती है। फिर हम कई और का सीन देखते हैं जहाँ वोंग बैठकर अपना पसंदीदा शो देख रहा था। वो काफी एंजॉय कर रहा था, काफी मस्ती में था वो। लेकिन तभी यहाँ उस रास्ते से होकर मेडिसन पहुंच जाती है। उसे देखते ही वोंग उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें किसी सरफिरे जादूगर ने पोर्टल के जरिए यहाँ तो नहीं भेजा। वो कहती है हाँ उसने भेजा मुझे तो पोर्टल के जरिए उसी रास्ते से ही तो है, लेकिन मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। तो वोंग उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो वो वोंग को कहती है कि किसी को मैंने अपने खून के 6 कतरे दिए, जिसके बदले में उसने मुझे जलते हुए लावे से बचाया। ये सुनकर वोंग काफी गुस्सा हो जाता है और अब उस पागल जादूगर के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचते हैं। इधर हम जेनिफर और उसके फादर को देखते हैं। यहाँ जेनिफर के डैड अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कुछ कैमरास, हथियार और एक बेलचा लाए थे। वो उससे कहते हैं कि कल रात तुम पर 4 गुंडों ने हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे काफी परेशानी हुई और मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ तो करना ही था। इस पर जेनिफर कहती है कि डैड आप तो जानती है ना मैं शी हल्क हूँ और मेरी ताकत का अंदाजा ना बाकी लोगों को है और ना फिलहाल आपको है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और सब कुछ पहले जैसा मामला भी कर दूंगी। अब ऑफिस पहुंचने पर जेनिफर अपने दोस्त से बातें कर रही थी और तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि जेनिफर आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या तुम इस जिंदगी से परेशान नहीं हो? चलो तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए इंटरनेट की एक साइट पर तुम्हारी एक प्रोफाइल बना देती हूँ। और वो साइट ऐसी है जिसके जरिए लोग एक दूसरे से मिलती हैं और अपनी शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर वोंग आ जाता है और कहता है कि एक सरपिरा फजूल सा जादूगर है जो इस पोर्टल को बगैर किसी की इजाजत, बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहा है, जो गैर कानूनी है। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इस तरह की गलत चीजों को रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसे काम ना रुके तो हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स आ जा सकते हैं और इससे पूरी इंसानियत को खतरा है। ये सुनकर जेनिफर उससे पूछती है कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रीमेंट, कोई नोटिस या फिर कोई पेपर जिससे मैं कार्रवाई कर सकूं, क्योंकि अगर हम जज के सामने बगैर पेपर के गए तो वो हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देंगे। वोंग कहता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह जरूर है जो बता सकते हैं कि उस जादूगर ने ये हरकतें सचमुच की हैं। ये कहते ही वो जाने लगता है। तब जेनिफर उसे कहती है इस पर अपना नाम पता कुछ तो दीजिए। तो वोंग जादू से एक कार्ड उसे देता है और कहता है इस पर एक कॉल कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। फिर शाम को जब जेनिफर और उसकी दोस्त एक बार में बैठी थी तो उसकी दोस्त जेनिफर का मोबाइल लेकर बहुत सारे लोगों को मैसेज कर देती है मिलने के लिए, लेकिन कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। तो ये देखकर उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्यों ना तुम अपनी प्रोफाइल शीयल के नाम से बना लो और फिर देखना कैसे लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन फिलहाल वो ना कुछ कहती है और ना कुछ ऐसा करती है। खैर अब हम उसी सरफिरे जादूगर को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वोंग और जेनिफर भी थे, जो उसे एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम कोई भी किसी तरीके का जादू नहीं करोगे, क्योंकि इससे इंसानी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। उस खतरे का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लेकिन वो जादूगर इनकी बात नहीं मानता और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। जिस पर जेनिफर कहती है तो ठीक है, फिर अब मेरी तुमसे मुलाकात फिर कोर्ट में ही होगी। इधर जेनिफर एक लड़के से मिलने पहुंचती है और फिर काफी सारे लड़कों से मिलने और बात करने के बाद उसे कोई भी अपने जैसा नहीं मिलता। अब अगले दिन कोर्ट में गवाहों को बुलाया जाता है, जहाँ जज उन्हें बताती है अगर आपके पास कोई गवाह या कोई सबूत नहीं है तो हम इस केस को यहीं रोक देंगे। तो वोंग जादू करके मेडिसन को यहाँ बुला लेता है, जो कहती है हाँ उस जादूगर ने मुझे गायब तो किया था, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वादा किया था किसी के साथ कि इस बात को मैं राजी रखूंगी और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए इस राज को राजी रहने दें, मैं नहीं बता सकती। अब क्योंकि यहाँ जज को कुछ भी
समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो इस केस को अगले हफ्ते पर रख देती है। इधर अब जेनिफर काफी बोर हो रही थी, तो फिर जेनिफर प्रोफाइल शी हल्क में बदल देती है और फिर वही होता है जो उसके दोस्त ने कहा था। एक के बाद एक लड़के के मैसेज आने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम उसी जादूगर को उसके शो में देखते हैं, जहाँ वो एक और लड़की को बिल्कुल पहले की तरह उस पोर्टल के जरिए गायब करने वाला था, लेकिन वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि पिछली मर्तबा तुमने मेरी जिस दोस्त को गायब किया था वो अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ये सुनते ही जादूगर किसी और जगह पर पोर्टल बना देता है, जहाँ से एक परिंदा बाहर आता है और उस लड़की के हाथ में अंडा दे देता है, और जब वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से एक क्रिएचर निकलता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब वो जादूगर एक और बड़ा सा पोर्टल खोलकर उस क्रिएचर को अंदर भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटा सा क्रिएचर अब देखते ही देखते बड़ा होते जा रहा था। अब जादूगर के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तभी उस पोर्टल से बहुत सारी क्रिएचर्स निकलकर इस दुनिया में आ जाती हैं और हर जगह पर तबाही मचाने लगती हैं। अब क्योंकि वोंग भी एक जादूगर था, इसलिए इस जादूगर के पास वोंग से मदद के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये उसे बुला लेता है और अब ना चाहते हुए भी वोंग को इस लड़ाई में उतरना ही पड़ता है। इधर शी हल्क एक लड़के से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जहाँ इस बार भी वो काफी सारे लोगों से मिलती है, जहाँ कुछ तो उसे ये भी कहते हैं कि उन्होंने काफी सारा वजन उठाया है, तुम ज्यादा से ज्यादा कितना उठा लेती हो? वो कहती है हाँ आराम से 1-2 टन तो उठा ही लेती हूँ। इन्हीं लोगों में आखिरकार उसे एक लड़का पसंद आ ही जाता है, जो एक डॉक्टर था। शी हल्क इसे अपने घर ले आती है, लेकिन इनकी कोई बात करने से पहले वोंग यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि जेनिफर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए जल्दी करो, मेरे साथ चलो। तो वोंग शी हल्क को वहीं ले आता है जहाँ वो क्रिएचर्स तबाही मचा रहे थे, और उस पोर्टल से अब भी एक के बाद एक क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे। यहाँ शी हल्क वोंग से पूछती है कि आखिर मुझे करना क्या है, जिस पर वोंग कहता है कि मैं एक और पोर्टल खोलता हूँ, बस तुम एक एक करके इन्हें दूसरी दुनिया में भेजती जाओ। अब खास बात ये थी कि इन क्रिएचर्स को मारने से इनका साइज और बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती इन क्रिएचर्स को लपेट लपेट कर दूसरी दुनिया में फेंक देते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद जेनिफर दोबारा से अपने घर आ जाती है, जहाँ वो लड़का उसका इंतजार कर रहा था। अब अगली सुबह जब वो लड़का जेनिफर को उसके असली रूप में देखते हैं तो सोचते हैं ओह ये कौन है। इसके बाद वो यहाँ से जाने का सोचता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ शी हल्क की पसंद आई थी। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी नोटिस देने के लिए आता है। जब जेनिफर उसे खोलती है तो देखती है कि एक लड़की ने उसे ये नोटिस भेजा है, जिस पर लिखा हुआ था कि शी हल्क नाम पहले मैंने चुना था, यानी ये मेरा नाम है, मेरी इस नाम की प्रोफाइल भी है, रजिस्टर भी है ये नाम, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे इस नाम को चुराया है इसलिए तुम पर केस होगा। इसके बाद हम देखते हैं मेडिसन को, जो वोंग के साथ बैठी होती है। वो वोंग का नाम अजीब तरीके से ले रही थी। ये लोग आपस में अलग अलग किस्म की शरारती बातें कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि टीवी पर एक ऐड चल रहा था, जो ऐड और किसी ने नहीं बल्कि तात्या ने चलाया था, जो थी शी हल्क की दुश्मन, जो बता रही थी कि ताकतवर बने और खुद पर नाश करें। यहाँ पर ब्यूटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की बात चल रही थी। फिर इधर उसका कजन आता है, जो जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम के काफी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, तो मुझे भी उनके बारे में बता दो, ताकि मैं हर जगह तुम्हारे प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमा सकूं। जिस पर जेनिफर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तात्याना मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है और जिन प्रोडक्ट्स की तुम बात कर रहे हो वो भी उसी के हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया ही नहीं। इसके बाद तात्याना, जो झूठ फूट की शी हल्क बनी हुई थी, अपने फैंस के लिए एक पोस्ट लगाती है कि मैं आप सबसे मिलने आ रही हूँ। उसने यहाँ अपने सारे प्रोडक्ट्स भी लगाए हुए थे, जो काफी अजीब थे। खैर अब जेनिफर तात्याना से मिलती है, यहाँ उनकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जहाँ दोनों अब अपनी इस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाने की बात करती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनिफर के उस दोस्त को जिसका उसने केस लड़ा था। वो आता है जेनिफर के साथी के पास और उससे कहता है मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, जिस पर वो कहती है शॉपिंग तुम करोगे, बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसके जवाब में वो कहता है मैं एक ऐसे डिजाइनर को जानता हूँ जो लड़कियों के फैशन की चीजें कहीं से भी ढूंढ कर ले आ सकता है। वो बोला तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर जेनिफर के दोस्त को ख्याल आता है कि क्यों ना हम उससे जेनिफर के लिए कपड़े ही बनवा लें। जिसके बाद ये दोनों उस डिजाइनर की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। वहाँ एक आदमी इनसे पूछताछ करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये पुलिस वाले हैं, और जब उसे तसल्ली हो जाती है तो वो उन्हें अपनी खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ उन्हें हर तरह के कपड़े मिल सकते हैं। मगर जब ये लोग यहाँ आते हैं तो जेनिफर के दोस्त को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम हमें पागल बना रहे हो, मैं तो एवेंजर्स सुपर हीरो से जुड़ी कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा नहीं पड़ा। जिस लड़की के लिए मैं कपड़े बनवाने आई हूँ उसमें सुपर पावर्स हैं सच में, इससे उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद ये लोग आखिरकार उस डिजाइनर के पास जाने ही लगते हैं, जो सुपर हीरोज के कपड़े और उनसे जुड़ी हर चीज बनाया करता था। जब ये लोग लिफ्ट के जरिए उसके पास जा रहे थे तो वो उनसे पूछता है तुम यहाँ किसके लिए कपड़े बनवाने आए हो। जिस पर जेनिफर की दोस्त कहती है शी हल्क के लिए, जो हल्क की बहन है। जिस पर वो कहता है ओके ठीक
ठीक है, 15 मिनट इंतजार करो, फिर अंदर आ जाना। जो सुनकर दोनों खुशी में नाचने लगती हैं। अब जेनिफर और टाटियाना का केस अदालत में पहुंच जाता है, जहां वो दोनों और सारे वकील भी आए हुए थे, जहां ये फैसला किया जाता है कि अगली सुनवाई थर्सडे को होगी। अब जेनिफर यानी कि शी-हल्क अपना सूट लेने के लिए डिजाइनर के पास पहुंच जाती है। तो डिजाइनर पूछता है कि आपको कैसा सूट चाहिए, जिस पर शी-हल्क कहती है कि ऐसा कुछ बना दो जो मैं ऑफिस में पहन सकूं। इससे डिजाइनर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मेरे सूट पहनकर सुपर हीरोज लड़ाई करते हैं और तुम वही सूट पहनकर ऑफिस जाओगी, कमाल करती हो, तुम ऐसा करो यहाँ से चली जाओ। ये सुन जेनिफर की दोस्त कहती है अरे अरे बात सुनो, ये शी-हल्क है, हल्क की बहन, उसके लिए तो तुमने कुछ बनाया नहीं, तो इसके लिए बना दो और खूब नाम कमाओ। तो आखिरकार वो उसका साइज लेकर उसके लिए सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये दोनों बाहर बैठकर खाना खा रही थी तो जेनिफर को याद आता है कि अगर हमें शी-हल्क वाला केस जीतना है तो हमारे पास ज्यादा गवाह होने चाहिए, और ज्यादा गवाह हमें उस वेबसाइट से मिल सकती है जहाँ से मैंने अपने लिए लड़का ढूंढा था। और अब जब सुनवाई का दिन आता है तो वो 4 लोग भी आ जाते हैं जो जेनिफर से नहीं बल्कि शी-हल्क से मिले थे शादी के लिए। हर कोई एक एक करके अपनी गवाही देते हैं, जिसके बाद ये बात सामने आती है कि शी-हल्क का नाम टाटियाना से पहले जेनिफर को मिल चुका था, जहाँ उसने अपने इस नाम को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उसके बाद ये केस जेनिफर के हक में जाता है और वो जीत जाती है। वो जीत तो गई थी मगर उसे इस बात का दुख था कि जिन 4 लोगों ने गवाही दी वो जेनिफर को पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो सिर्फ शी-हल्क पसंद थी। लेकिन फिर खुशी में वो अपनी एक लॉयर के साथ एक बार में जाती है, जहाँ लॉयर कहती है तुम काम तो अच्छा करती हो, वैसे भी अच्छी हो, पर तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनती। कपड़े से उसे याद आता है ओ हाँ, डिजाइनर ने मेरे कपड़े बना दिए होंगे। जिसके फौरन बाद वो पहुंच जाती है डिजाइनर के पास अपने कपड़े लेने के लिए, जहाँ वो उसे 2 सूट देता है, एक ऑफिस के हिसाब से और एक लड़ाई के हिसाब से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सुपर हीरो का सूट पड़ा हुआ था जिसे पैक किया हुआ था ले जाने के लिए। अब जेनिफर के पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी का कार्ड आता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ उसके साथ उसकी दोस्त भी थी, जिसे वो अपना नया सूट दिखाती हुई कहती है कि शादी में मैं अपना ये बेहतरीन सूट पहन कर जाऊंगी, और वो भी अपने शी-हल्क वाले रूप में। जिसके बाद वो अगले ही दिन वो प्यारा सा सूट पहनकर शादी में पहुंच भी जाती है अपने शी-हल्क वाले रूप में। अब हर किसी की नजर उसी पर ही टिकी हुई थी और उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जो देख उसकी दोस्त जिसकी शादी थी उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसके पास आकर कहती है अरे ये क्या कर रही हो तुम, अगर तुम ऐसे ही शी-हल्क वाले रूप में ही फिरती रहोगी, वो भी अपना अच्छा ड्रेस पहनकर, तो हर कोई तुम्हें ही देखेगा। ऐसा मत करो, तुम मेरी दोस्त हो, समझो प्लीज। शादी है आज मेरी और मैं चाहती हूँ हर कोई इंसान, हर लड़की मुझे ही देखे। इधर अब जेनिफर के ऑफिस में एक और केस आ जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि मुझे अपनी बीवियों से डिवोर्स चाहिए, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं, मैं तंग आ गया हूँ उनसे, इस केस को आप संभाल लो प्लीज। जिसके बाद जेनिफर की दोनों साथी लड़कियां इस केस पर काम करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी जांच पड़ताल करने पर उन्हें इस आदमी में ही गड़बड़ लगती है, तो वो इससे कहती हैं तुम हो ना जो एक किस्म के नाशुक्रे और आलसी इंसान हो, तुम खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरे से फायदा उठाते हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो खिड़की से कूदकर एक बार फिर अपनी जान ले लेता है, मगर हम देखते हैं कि वो मरता नहीं, क्योंकि उसके पास ये ताकत थी कि वो कभी भी मार नहीं सकता। इधर हम पार्टी में देखते हैं कि एक और मेहमान आती है, जो और कोई नहीं टाटियाना ही थी, शी-हल्क की दुश्मन। उसे यहाँ देख जेनिफर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उससे कहती है ये मेरे दोस्त की शादी है, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ रहना मुझे गुस्सा दिलाता रहेगा। जो सुन टाटियाना कहती है मैं तो यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त के हस्बैंड की कजन हूँ। अब यहाँ जेनिफर की दोस्त उससे खूब काम निकलवाती है और साथ में ये भी कह देती है कि प्लीज शी-हल्क मत बनना पूरी शादी में। इधर उस बूढ़े आदमी का केस चल रहा था, जहाँ उसकी सारी बीवियां आई हुई थी और अपनी अपनी शिकायतें भी कर रही थी, जो उन्हें अपने हस्बैंड से थी। वो अपने हस्बैंड पर केस भी करने आई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनिफर के साथी लॉयर्स उस बूढ़े आदमी से कहती हैं सर देख लें, आपको इस केस से निकाल तो देंगे, मगर आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी। मगर यहाँ वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी नोक चोक के बाद ये केस उसकी बीवियों के हक में चला जाता है। बूढ़ा आदमी अपनी बीवियों से माफी मांगता है और सब यहाँ से चली जाती हैं। इधर शादी में जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोश था। उसे देखने से लग रहा था कि वो जेनिफर को पसंद करता है। इधर टाटियाना भी बास नहीं आती, वो जेनिफर को काफी परेशान करती है, उसे काफी मारती है। जल्दी करो, अपने शी-हल्क के रूप में आओ, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। टाटियाना को उस पर इसलिए गुस्सा था कि शी-हल्क का नाम भी इसने ले लिया, ऊपर से केस में भी जीत गई। पर शी-हल्क ने अपनी दोस्त से वादा किया था कि वो पूरी शादी में शी-हल्क नहीं बनेगी। अब वो करती भी तो क्या करती, उसे मार पड़ रही थी, इसलिए उसे अपने शी-हल्क वाले रूप में आना ही पड़ता है। इस रूप में आते ही उसकी सारी ताकतें भी आ गई थी। वो जोर से टांग मारकर जमीन को तोड़ देती है और टाटियाना को भी उठाकर काफी दूर फेंक कर मारती है। उसके बाद कूद कर आती है टाटियाना के पास और फिर एक के बाद एक करके उस पर काफी वार करती है, उसे काफी मुक्के मारती है और उसका दिमाग ठिकाने पर ले आती है। इधर जेनिफर के दोनों साथी लायर्स को पता चलता
होता है एक वेबसाइट पर लोग जेनिफर को मारने की बात कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए लैब में एक मोटर से इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था जो शीयल के जिस्म में छेद कर सकता है। अब इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो तैयार हो रही थी, क्योंकि उसके बाद जोश जिससे वो शादी में मिली थी उसका मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो जोश की वजह से काफी खुश थी कि मुझे कोई तो ऐसा मिला जो मुझे शीयल वाले रूप से नहीं बल्कि इंसानी रूप से पसंद करता है। वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचने लगती है। वो लोग बातें भी करती हैं, मिलते भी हैं, साथ रहते भी हैं और अब जेनिफर को उससे प्यार हो जाता है। एक रात साथ गुजारने के बाद अगली सुबह जब जेनिफर ऑफिस जाती है तो वो काफी उदास थी। उसका दिल ही नहीं लग रहा था क्योंकि वो जोश को याद कर रही थी और साथ ही उसके मैसेज का इंतजार भी, क्योंकि रात से अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आता और तो और पूरा एक दिन गुजर गया था मगर फिर भी मैसेज नहीं आता। बार बार वो फोन चेक करती है मगर कोई मैसेज नहीं आया था और तभी उसके पास एक ऑफिसर का फोन आता है जो बताता है कि जो एबोमिनेशन की डिवाइस थी उसमें कोई खराबी हो गई है। पुलिस तो सड़ने की वजह से वहाँ जाएगी नहीं, तो क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर चेक करें कि क्या सच में उसने कोई असूल तोड़ा है या उसकी डिवाइस में कोई खराबी आ गई है। अब जोश की वजह से वो जाना तो नहीं चाहती थी मगर ये उसका काम था तो उसे जाना ही पड़ता है। और अगले दिन वो और ऑफिसर एबोमिनेशन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो उसकी डिवाइस चेक करते हैं तो उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तब एमएल भी उन्हें बताता है कि ये छोटे से करंट था, आपको लगा होगा कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही हूँ। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर को यकीन आ जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एमी और जेनिफर आपस में बातें करने लगती हैं। वो उससे कहती है कि कोई भी असूल कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जहाँ से आए हो वहीं वापस जेल में डाल दिए जाओगे। तभी यहाँ दो अनजान सुपर हीरोज के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। वो जेनिफर की गाड़ी पर आकर गिरती हैं जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक को उठाकर फेंक देती है। जब वो अपनी गाड़ी की हालत ऐसी देखती है तो दंग रह जाती है क्योंकि गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया था। अब यहाँ एमिल आकर कहता है हाँ ये मेरे ही लोग हैं जो सुकून की तलाशी में इधर आए हैं और वो इन्हें मिलेगा भी, और तुम्हारी गाड़ी भी खराब है, जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहो। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगती हैं, पर जेनिफर की नजर बस अपने मोबाइल पर ही थी। वो तो बस नेटवर्क की तलाश में थी मगर हर जगह नो सर्विस ही आ रहा था, नेटवर्क का तो नामो निशान तक नहीं था। और फाइनली एक छोटी सी कैबिन में उसे सिग्नल मिल ही जाता है, मगर यहाँ एमिल और उसके साथी बैठे हुए थे और क्योंकि उसे यहाँ सिग्नल मिल गए थे तो उसे यहाँ बैठना पड़ता है। मगर तभी वहाँ वही गुंडा आ जाता है जिसने एक बार जेनिफर पर हमला किया था, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने शील्ड वाले रूम में आकर उस पर हमला कर देती है और उठाकर उसे काफी दूर फेंकती है। जिसे देख एमिल कहता है और रुक जाओ, शांत हो जाओ, इस जगह पर कोई भी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, हम सुकून की शांति की तलाश में यहाँ बैठी हुई हैं, तो यहाँ लड़ो मत, सुकून से बैठो। जिसके बाद वो लोग यहाँ अपनी अपनी बातें करने लगती हैं, मतलब कि जो गुस्सा नाराजगी उनके दिल में होती है वो सब बताते हैं। और फिर बारी आती है शीयल की। जब ये लोग उससे पूछते हैं तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो और बार बार अपना मोबाइल क्यों देख रही हो, तो यहाँ जेनिफर अपने दिल की बात बता देती है कि काफी टाइम से जब मैं अपने शीयल वाले रूप में आया करती थी तो हर कोई मेरे पास आकर मुझसे बात किया करता था, सबके लिए मैं काफी जरूरी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं जेनिफर के रूप में आती हूँ तो कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। और जोश जो अकेले एक ऐसा लड़का था जिसने मुझे इंसानी मेरे जेनिफर वाले रूप में पसंद किया और हमने खूब बातें की, हम घूमने गए, रातें गुजारी, बहुत अच्छा लगा। मगर अब 2 दिन हो गए हैं, मैं उसे मैसेजेस पर मैसेजेस किए जा रही हूँ मगर वो जवाब दे ही नहीं रहा। ये सुन सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे तुम्हें थोड़ा सख्त बनना चाहिए, इतनी जल्दी खुद को पिघलने नहीं देना चाहिए था। अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो तुम भी उसे मैसेज मत करो, बल्कि हमारी मानो तो उसका नंबर ही डिलीट कर दो। जिसके बाद हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि अगर तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो उसे जान से मार दो। जो सुनकर एकदम एमी कहता है गाइस शांत हो जाओ, हमें अब किसी से बदला नहीं लेना। उसकी ये बात सुनकर जेनिफर की हौसला अफजाई हो जाती है। अब क्योंकि उसने सारी बात भी सामने रख दी थी तो उसका मन भी हल्का हो जाता है और वो शी-हल्क से अपनी जेनिफर वाले रूप में आ जाती है और यही सोचने लगती है कि शायद उसे भूल जाने में ही भलाई है। अब पूरा संडे एमिल के घर गुजारने के बाद उसका वापस जाने का वक्त आ गया था, जहाँ वो अपनी गाड़ी को ट्रक पर डालकर वहाँ से निकल पड़ती है। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने इंसानी और शी-हल्क वाले रूप से बाहर आकर थोड़ा पुरसुकून महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर अब अलग ही खुशी थी। मगर अब यहीं से हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं, यानी जिस रात जेनिफर जोश के साथ थी। जब जेनिफर सो रही थी तो जोश ने उसके मोबाइल का सारा डेटा कॉपी कर लिया था, साथ ही उसकी तस्वीर भी खींच कर किसी को भेज दी थी। उसने जिसको तस्वीर सेंड की थी उसका नाम था हल्क
सिल्क किंग, जो वो इंसान हो सकता है जो वेबसाइट पर जेनिफर को मारने की बात कर रहा था। खैर, अब हम एक जगह पर दो चोरों को चोरी करते देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक फनी सुपर हीरो जो एकदम बच्चों जैसा था वो आता है, जिसका नाम लीफ्रो था। वो उन दोनों से काफी लड़ता तो है, मगर बेचारा मार ही खाता रहता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। उसके तेज टेम्परेचर जो आग पैदा करते थे वो अपने उन जूतों का इस्तेमाल करने लगता है, मगर खुद ही गिर जाता है और तभी उसके जूते में आग जलने लगती है, जिससे उसे वैसे तो चोट लगती ही है, साथ ही जूते जलने की वजह से उसके पैसों को नुकसान भी हो जाता है। इसलिए वो सीधा पहुंच जाता है लॉयर जेनिफर के पास। वो कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, साथ ही मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी। ये सुन जेनिफर कहती है, हाँ केस तो करना पड़ेगा, मगर जूते बनाने वाले पर क्यों, उसने तुम्हें खराब जूते दिए, तो क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? और जैसे ही वो नाम बताता है, शियल काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही डिजाइनर था जिसने इसके कपड़े डिजाइन किए थे और वो बेचारी यहाँ फंस गई थी। इसलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और कहती है, सर प्लीज मुझे थोड़ी फेवर दीजिए, मैं ये केस ना लड़ूं, या आप इस केस को किसी और वकील को दे दो, क्योंकि वो डिजाइनर तो मेरे कपड़े भी बनाता है, अगर मैं ही उसके खिलाफ केस लड़ूंगी तो इसमें तो मेरा भी नुकसान है। ये सुन वो उसे सीधी ये सलाह देते हैं कि हो सके तो तुम इस केस को बाहर ही निपटा लो, कोर्ट तक लिए करी ना हो। इसके बाद वो फौरन उस डिजाइनर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि एक सुपर हीरो ने तुम पर केस किया है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, दिल के साफ हो, तो तुम किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते, तो तुम अगर मेरे उस क्लाइंट को उसके पैसे वापस कर दो तो हम इस केस को यही रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर डिजाइनर को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर का पार्टी में जाने वाला सूट जिस वो अभी बना रहा था उसे पाड़ देता है, जिसे देखकर जेनिफर का गुस्सा भी हद से बढ़ जाता है और वो कहती है, तो ठीक है फिर अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही देख लूंगी। अब हम अगले दिन कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ अब एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम मैट मैडलॉक है, जो असल में डिजाइनर का वकील बनकर आया था। अब जैसे ही केस शुरू होता है तो जेनिफर बताती है, एक डिजाइनर ने अभी तक जितने भी कपड़े चीजें बनाई हैं तो क्लाइंट्स को हमेशा उनसे मसलों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पर मैड्रो कहता है कि गलती इधर लीफ्रो की है, उसने अपने जूते में पेट्रोल भरवाया ही क्यों था और उन्हें इतना हाई टेम्परेचर पर क्यों रखवाया। जिस पर डिजाइनर बोलता है, हालांकि मैंने भी उसे ऐसा करने से मना किया था, मगर उसने जिद करके ये पेट्रोल वाले जूते बनवाए। इन सब बातों से मैड्रो का पल्ला भारी होता जा रहा था और इस तरह की चंद बातों से वो इस केस को जीत ही जाता है। अब हालांकि जेनिफर हार गई थी, मगर वो बेचारी फिर भी उस डिजाइनर को कहती है कि प्लीज मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस बात को हमारे काम के बीच में मत लाना, मेरा सूट लाजमी बना देना। मगर डिजाइनर उसे साफ साफ मना कर देता है। अब शाम को जब जेनिफर बार में बैठी थी तो तभी यहाँ पर मैड्रोक आता है, जो उससे अपने साथ शराब पीने का कहता है। यहाँ इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी चलती है, मगर तभी मैड्रोक को कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जेनिफर को भी एक लड़के का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है। जब वो उससे मिलने जाती है तो वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर अपने घर आ जाती है। वो घर जाकर अभी सो ही रही थी कि तभी उसके पास लीफ्रो का फोन आता है। वो उसे कहता है, मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो अब जेनिफर जल्दी से अपने शेख वाला नया सूट पहनकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लीफ्रो ने उसे बुलाया था। यहाँ उसकी मुलाकात होती है मैडॉक से, जो अपने सुपर हीरो वाले सूट में था। वो लीफ्रो के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे, जिसका फायदा उठाकर लीफ्रो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। लड़ते लड़ते जेनिफर कहती है कि तुम तो इतने ताकतवर भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से कैसे लड़ रहे हो। ये सुन मैड्रोक कहता है, असल में मैं इसके लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करता हूँ जो लड़ने में मेरी मदद करता है। और जेनिफर, अभी हमारे लड़ने का टाइम नहीं बल्कि लीफ्रो को रोकने का है, क्योंकि उसने उस डिजाइनर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। तब यहाँ दोनों लड़ना छोड़कर डिजाइनर को बचाने का सोचते हैं। डिजाइनर यहाँ बहुत सारे गुंडों के साथ एक जगह पर बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास लीफ्रो आता है और कहता है, मेरे लिए एक ऐसा सूट बनाओ जिसमें गोलियां, बॉम्ब, बारूद सब कुछ हो और तोड़ उड़ने वाले जूते भी हों। बिल्डिंग के ऊपर जाने पर मैड्रोक और शियल ये प्लान बना रहे थे कि हम नीचे कैसे जाएं। मैड्रोक कहता है कि चुप कर हम जाती हैं और एक एक करके सबको मारकर हरा देती हैं। जिस पर जेनिफर कहती है, मेरी मानो दीवार तोड़कर सीधा अंदर जाती हैं और सबको खूब मारती हैं। अब हालांकि उनकी सुपर पावर्स थी तो अलग अलग, फिर भी अपने अपने मुताबिक वो उन गुंडों को मारने चली जाती हैं। यहाँ मैड्रोक जब अपने हिसाब से एक एक करके गुंडों को मार रहा था तो तभी अचानक सामने से और भी बहुत सारी गुंडे आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से शियल आकर इन सबको एक ही झटके में मार देती है। इसके बाद काफी मारपीट के बाद आखिरकार डिजाइनर को बचा लिया जाता है। वो अपनी जान बचाने के बदले में जेनिफर की पार्टी वाला सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब अगली सुबह होती है तो मैड्रोक यहाँ से चला जाता है। अब जेनिफर से मिलने उसकी लॉयर साथी आती है और कहती है, जेनिफर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, तुम्हें तो अभी तक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। अब वो शाम आती है जहाँ जेनिफर अपना अच्छा सा सिल्वर रंग का सूट पहनकर तैयार होकर पार्टी में आ जाती है। वो साल की सबसे अच्छी वर्कर बनी थी। सब लोग स्टेज पर आकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहते हैं, मगर तभी अचानक से दीवार पर जेनिफर के कुछ पुराने पर बुरे लम्हे चल जाते हैं। जहाँ वो किसी के साथ मिलने
कॉलेज जा रही थी तो किसी के साथ रात के वक्त थी। वो शी हल्क बन के लोगों की धुलाई कर रही थी, जो देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और वो दीवार पर जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। जिसके बाद गुस्से में शी हल्क वहाँ तबाही मचाने लगती है। हर कोई बचकर यहाँ से भागने में लगा हुआ था और ये बिल्डिंग बस गिरने ही वाली थी। इसी बीच उसे एक आदमी पर शक होता है। वो दीवार तोड़कर आती है और उसे पकड़ लेती है, मगर तभी यहाँ पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को देखकर जेनिफर को अपने याद खड़े करने पड़ती हैं। जिसके बाद खबरों में हर जगह जेनिफर के बारे में बताया जा रहा था कि आखिर वो कैसे जेनिफर से शी हल्क में बदल गई। अब जेनिफर की आंख उस जेल में खुलती है जहाँ सुपर हीरोज को रखा जाता है। उसे भी अब यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। तभी उससे मिलने उसकी लॉयर साथी उसकी अपनी लॉयर आती है। जेनिफर को लग रहा था कि ये उसकी मदद के लिए आए हैं, मगर वो उसकी मदद के लिए नहीं बल्कि उस पर ही केस करने आए थे। ये सुनकर जेनिफर कहती है, तुम्हें जरा तरस नहीं आ रहा मशवर? जरा देखो कैसे मेरा पर्दा सबके सामने फाश किया, मुझे बेनकाब किया। तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझ पर केस करने के लिए आई हो। पर तभी उसकी लॉयर उससे कहती है, अगर तुम्हें बचना है तो सभी शर्तों को मानना होगा। जिसके बाद उसकी टांग पर एक डिवाइस लगा दी जाती है और हर जगह खबरों में उसके बारे में बुरी बुरी बातें चल रही थी। और तो और उसे फिलहाल अब काम से भी निकाल दिया गया था। इस तरह के माहौल में जेनिफर का दिल अब अपने घर में नहीं लग रहा था, तो वो अब अपना घर छोड़कर अपने मॉम डैड के पास आ जाती है, जहाँ वो फैमिली खाना खाती है और उसके मॉम डैड उसे काफी सहारा देते हैं। इधर जेनिफर की दोस्त ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पार्टी में जेनिफर के बारे में वो सारी वीडियोस किसने चलाई, और तभी उसे पता चल जाता है कि ये सब एक वेबसाइट से हुआ था जिसके मालिक का नाम है हल्क किंग, जिसे जोश ने जेनिफर का सारा डेटा बेचा था। उसे देखकर जेनिफर की दोस्त सोचती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी एक को भी पकड़ लिया जाए तो हल्क किंग का पता लग सकता है। वो जब जेनिफर की बचपन की एक वीडियो जब उस वेबसाइट पर डालती है तो फौरन उस पर हल्क किंग जवाब देता है, जिससे जेनिफर की दोस्त को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जेनिफर सारे हालात की वजह से काफी परेशान थी, इसलिए पहले वो हल्क को मैसेज करती है, मगर कुछ जवाब न आने पर एमिल को करती है। लेकिन अब क्योंकि उसके इलाके में नेटवर्क नहीं था तो वो खुद ही उसे मिलने पहुंच जाती है, मगर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। इधर जेनिफर के दोनों दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये वही लोकेशन थी जो उसके दोस्त ने निकाली थी हल्क किंग की। असल में ये वही जगह थी जहाँ एमिल का घर था और जहाँ हल्क किंग ने मीटिंग बुलाई थी। अब जेनिफर की दोस्त गाड़ी में ही रहती है, जबकि उसका मेल फ्रेंड अंदर मीटिंग में जाता है, जहाँ दोनों कॉल के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे। वहाँ सभी लड़के बात कर रहे थे कि लड़कियों में कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती, लेकिन तभी यहाँ आ जाता है टॉर। उसे देखकर जेनिफर का दोस्त सोचता है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। अब टॉर भी सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे इतने गौर से क्यों देख रहा है कि ये मेरा काम ना खराब कर दे, इसलिए वो उसे गले लगाकर कहता है, ओ हेलो, मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। जिसके बाद अब टॉर स्टेज पर एक स्पीच देता है और कहता है कि जेनिफर को उसकी सारी ताकतें खैरात में मिली हैं, वो असल में इन ताकतों की हकदार है ही नहीं। द जेनिफर जो एमिल के घर थी वो एक गुंडे से मिलती है और उससे पूछती है कि मैं एमिल को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। जिस पर वो कहता है कि एक मीटिंग चल रही है जिसमें एमिल अपने दोस्तों के साथ है। ये सुन जेनिफर भी फौरन उस मीटिंग में चली जाती है और देखती है कि ये पूरी मीटिंग टॉर नहीं बुलाई है। वहाँ जेनिफर के दोस्त जो पहले से ही मौजूद थे वो जेनिफर को बताते हैं कि हल्क किंग जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि यही है। अब टॉर उसका पर्दाफाश हो गया था जो था हल्क किंग। वो जेनिफर को कहता है कि तुम्हें तुम्हारी ताकतें खैरात में मिली हैं, मगर मैंने इन्हें खुद अपनी मेहनत से पाया है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन खुद को लगाता है जो उसके साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। इंजेक्शन लगते ही वो भी हल्क में बदलने लगता है और आ जाता है अपने हल्क किंग वाले रूप में। अब ये सारी सूरत कंट्रोल से बाहर ही थी कि तभी वहाँ तातियाना भी पहुंच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी गुस्से का माहौल था, मगर तभी यहाँ आ जाता है हमारा सुपर हीरो ब्रूस बैनर। उसके और हल्क किंग के दरमियान लड़ाई होने वाली थी कि तभी जेनिफर बोलती है, रुक जाओ, ये क्या है, तंग आ गई हूँ मैं, कहानी में क्या इस तरह की लड़ाई बार बार दिखाई जाएगी। जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है मार्वल की दुनिया में, जहाँ सब लोग बैठे इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि शी हल्क में और कौन कौन सी तब्दीलियां करें और किसे लाएं और किसे हटाएं। मगर तभी इधर आ जाती है शी हल्क और कहती है, ये कहानी किसने लिखी? ये कहानी मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। हर बार एक ही जैसी लड़ाई, एक ही जैसी एंडिंग। जिस पर टीम कहती है, अगर तुम्हें कोई तब्दीली करवानी है, रुकवानी है, तो उसके पास चली जाओ जिसने ये कहानी लिखी है, जो एक मशीन है। फिर जैसे ही शी हल्क वहाँ से जाने लगती है तो कुछ गार्ड्स आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ काफी मारपीट करके आगे बढ़ जाती है। वो अब काफी बड़े हॉल में जाती है जहाँ सभी मार्वल की मूवी चल रही थी, और तभी वो मशीन नीचे आती है जिसने ये मूवी बनाई। वो बताती है कि सभी मार्वल्स की मूवीज मैंने बनाई हैं और शी हल्क भी। जिस पर शी हल्क बोलती है, मुझे शी हल्क में कुछ तब्दीलियां करनी है। सबसे पहले तो टॉर को वो इंजेक्शन लगाने से रोक दो और ब्रूस जो यहाँ आ गया है उसे वापस भेज दो, और इस एमिली एबोमिनेशन को वापस पुलिस के हवाले कर दो, और अगर रात का सीन है तो उसे दिन का बना दो। और हाँ, एक काम और कीजिएगा, ऐसा करो कि मर्डर को भी वापस डाल दो। सारी तब्दीलियां मैंने बता दी, तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ?
हूँ। तो मशीन कहती है अच्छा अच्छा हो जाएंगी तब्दीलियां, मगर अब तुम अपने इसी असल इंसानी रूप में वापस जाना, न कि शियल के रूप में। और फिर अगले ही पल सारे सीन बदल जाते हैं और वो दिन होता है जहाँ टोर और एमल को पुलिस दोबारा पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने अपने असूल तोड़े थे। तभी इधर मैड्रॉक भी आ जाता है, जिसे जेनिफर ने ही बुलवाया था। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि हल्क भी वापस यहाँ आ गया था, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा भी था। अब जेनिफर को दोबारा से इज्जत दी जाती है और वो दोबारा से अपने काम पर आ जाती है। वो अब उन केसेस पर भी काम करेगी जहाँ कानून नहीं है, यानी कि शी हल्क वहाँ अपना कानून चलाएगी। अब एमल से जेल में मिलने वोंग आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।